भारत की खोज की इस यात्रा में पिछली बार चर्चा की थी महाराष्ट्र स्टेट पे, और हमने महाराष्ट्र स्टेट को जाना था। और इस बार जो हमारी गाड़ी है वो पहुंच चुकी है सीधे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से आज हमारे साथ डिस्टिंग्विश हमारे स्पीकर जोया रसूल मैम हमने हमको ज्वाइन किया है। और उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो वो काफी राजनीतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कई दृष्टियों से काफी प्रोमिनेंट स्टेट में और काफी रिच है। तो उसको जानना हमारे लिए काफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अच्छी यात्रा रहेगी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के इंट्रोडक्शन जो करने वाले हैं वो ममता कृष्णा का, कि हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें। ओवर टू यू ममता। Thank you, Abhishek. Good evening, everyone, to today's session of Saksham Rozgar Society under the series of Bharat Ek Khoj, revealing the social and political aspect of Uttar Pradesh. I am thrilled to introduce our esteemed speaker, Ms. Zoya Rasul ma'am. With a postgraduate degree from the University of Sussex, UK, ma'am brings a wealth of knowledge and experience to the table. Hailing from the Barabanki, Uttar Pradesh, she embarked on her journey in communication as a freelance journalist in India after graduating from AJK Mass Communication Research Center, Jamia Millia Islamia. She has now moved to the development sector where she has worked with different charities to hone their communication strategy and social media presence. Currently, she is lending her talent to England-based housing charity, where she also serves their India leadership group. Let's give a warm welcome to Zoya ma'am for joining us today. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, just add one thing. Zoya Rasul has joined us from London, and she's Okay. she's Yes, delivering. she is joining us from London also. Yeah. So, Wow, warm Saksham welcome, Rozgar ma'am. Society, a little bit global by our resource person joining us from London. Yeah. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you, Mamta. Thank you, Abhishek. And thank you, Jyotikanti. Can I share my screen, please? Yes, please. Okay. Ma'am, I have enabled you to share screen. You can share now. Thank you so much. Can you see it now? Can you see my screen? Yes, ma'am. It is clear. So, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खैर ममता, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. सो मैं थैंक यू टू सक्षम रोजगार सोसाइटी जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जन्मभूमि के बारे में कुछ बात कर सकूं. तो अभी मैं यूके में हूँ, लेकिन मेरी काफी जिंदगी, मेरा जन्म, मेरी पढ़ाई लिखाई, काफी मेरी शादी, सब कुछ यूपी में हुआ है. तो यूपी घर है, तो घर के बारे में बात करना किसी अच्छा नहीं लगता. तो आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट privilege and honor to talk something about Uttar Pradesh. और डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट ए हिस्टोरियन, सो मैंने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ, ना ही मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, ऑल्दो मैं कहूँगी कि पॉलिटिकली अवेयर हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट की तरह मैंने काम किया काफी टाइम. तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी. तो मैं बाराबंकी, लखनऊ के पास एक जगह है, वहां से बिलोंग करती हूँ. बड़े हो जब हुई तो एक काफी मिक्स्ड, हमेशा एक मिक्स्ड सोसाइटी में रही. और गंगा जमुनी तहजीब लोगों के लिए एक कैच फ्रेज जिसे कहते हैं कि उस हर जगह लिखना अच्छा लगता है. पर आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से कि वो चीजें मैंने जी हैं. अभी मतलब जब मैं छोटी थी, बड़ी हुई, जो मेरा घर था, मोहल्ला था, तो कभी ये नहीं पता था कि ये गंगा जमुनी तहजीब है. पर उस चीज को एहसास किया कि वो एकदम घर जैसा, कि आप बिना अपॉइंटमेंट लिए कहीं भी जा सकते हैं. तो वो उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करती हूँ. तो देखेंगे कि जब गंगा जमुनी तहजीब जो सबसे कैच फ्रेज है, वो मुझे आज लगा कि मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ कि वो कैसे बना, उत्तर प्रदेश की एक आइडेंटिटी जो ये बनी. तो उसके लिए हमें काफी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, उसका इतिहास देखना पड़ेगा, उसके जो मूवमेंट्स हुए, वहां के जो लोग वहां पे रहे, उन्होंने कैसे इस रियलिटी को शेप किया. तो मैं थोड़ा पीछे वक्त में जाते हैं हिस्ट्री में. तो
पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि जैसे उन्होंने कहा अभिषेक ने कि काफी रिच हिस्ट्री है, कल्चरल हेरिटेज है, और सिविलाइजेशंस का एक, जिसे कहते हैं ना, पालना उत्तर प्रदेश रहा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां से लेके वैदिक पीरियड से लेके और बहुत सारे साम्राज्य जैसे मौर्य, गुप्ता, मुगल्स, ब्रिटिश, इन्होंने अपना पीक उत्तर प्रदेश में पाया। ज्यादातर लोगों ने अपना कैपिटल या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लेस उनका वर्किंग का था वो उत्तर प्रदेश था उन लोगों के लिए। और इन सारे जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज और जो एम्पायर्स थे उनसे कैसे शेप हुआ है आज का, हम आज का जो उत्तर प्रदेश हम देखते हैं उसको हम लोग शायद और क्लियरली देख पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश जब हम आजाद हुए तो इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। उससे पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था। आजाद जब पहली लड़ाई हुई आजादी की, उसके बाद ब्रिटिश ने थोड़ा इसको रिकन्फिगर किया, कुछ पार्ट्स हटाए, कुछ पार्ट जोड़े। बहरहाल जब हम आजाद हुए तो इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। लेकिन 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने वाला था, उससे 2-3 दिन पहले 24 तारीख को इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो काफी बड़ा राज्य है, लेकिन 2000 में उत्तराखंड, जो एक उत्तर प्रदेश का जो हिली एरिया है नॉर्थ में, वो एक सेपरेट स्टेट की मांग काफी सालों से थी। 1990s में ये मांग काफी बढ़ गई और कुछ वायलेंट मूवमेंट्स भी हुए, यूज ऑफ फोर्स भी हुआ, जो ज्यादा प्रोटेस्ट्स में होता है इस तरह की मांग में। और उसके बाद 2000 में उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य बना। तो अभी का जो उत्तर प्रदेश है उसमें उत्तरांचल था, उसका नाम बदल के उत्तराखंड रखा गया। तो अभी का जो उत्तर प्रदेश है उस वो इन सब चेंजेस से गुजरा है। एरिया और पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है इंडिया का। उसकी वजह से काफी चीजें इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी वाइज। हमारा राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी बहुत रहता है देश की राजनीति पे। और फोर्थ मोस्ट बिगेस्ट स्टेट है इंडिया का। इससे सिर्फ 3 ही स्टेट और हैं जो बड़े हैं इससे। और अगर मैं कंपेयर करूं यूके से, जहां मैं अभी रहती हूँ, तो पूरा यूके जितना बड़ा है उतना ही सिर्फ बड़ा है उत्तर प्रदेश, मतलब ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये पूरा कंट्री है और वो सिर्फ एक स्टेट है। और उसकी पॉपुलेशन 3.5 गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट 3.5 से भी ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। तो आप एक कंपैरिजन अगर देखें तो कितना डेंसली पॉपुलेटेड है कि उत्तर यूके भी, मतलब वैसा नहीं है कि इट इज क्वाइट पॉपुलस, हम लोग जाते हैं, देयर आर पीपल एवरीवेयर। लेकिन इससे ये पता चलता है कि एज अ कंपैरिजन आप समझ सकते हैं कि कितना डेंसली पॉपुलेटेड, कितने सारे लोग उस एरिया में रह रहे हैं। 9 स्टेट्स और यूटी से इसका बॉर्डर है। इससे भी एक स्टेट का सिग्निफिकेंस होता है क्योंकि आप कनेक्टेड होते हो, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए एक हब बन जाते हो। क्योंकि जगह अगर आप इतने सारे स्टेट्स को बॉर्डर कर रहे हो और एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से शेयर करता है उत्तर प्रदेश, तो ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो अभी के उत्तर प्रदेश को सिग्निफिकेंट बनाती हैं। मतलब गुड वे, बैड वे, बट इट एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंसेस होल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश। सोशल एस्पेक्ट्स, क्योंकि जो मेरा टॉपिक था वो था सोशल और हिस्टोरिकल, तो मैं सोशल के बारे में पहले बात करूंगी क्योंकि काफी कुछ हमारी जो हिस्ट्री होती है वो जो अभी का वो सोशल एस्पेक्ट से काफी इन्फ्लुएंस होती है, और वाइस वर्सा ऑल्सो। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि इंडस सिविलाइजेशन जो थी, तो जो उसका जो सबसे पूर्वी जो हिस्सा है, तो काफी कुछ इंडस सिविलाइजेशन का पार्ट में राजस्थान, पाकिस्तान, ये सब जगह मिला जो एक्सकेवेशंस हुई। लेकिन जो उसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट था वो आलमगीरपुर, जो अभी का भी मेरठ है, यहाँ पे जाके आप लोग अभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो उत्तर प्रदेश में है। और गंगा जमुना के, क्योंकि 2 बड़ी रिवर्स थी, गंगा इज मैसिव, तो उसकी वजह से हमेशा अट्रैक्ट करती रही नई नई सिविलाइजेशन को, वो अडेप्ट होती रही हमारे उत्तर प्रदेश में। लेटर वैदिक एज का भी एक क्रैडल बना हमारा उत्तर प्रदेश के। प्री वैदिक एज में जो आर्यंस आए थे वो नॉर्थ में ज्यादा रहे, अफगानिस्तान इस सब के एरिया, लेकिन बाद में वो फैलता गया और वो उसको लेटर वैदिक एज कहते हैं। तो वो हमारे यूपी में कंसंट्रेटेड था। और वो 16, मतलब सिग्निफिकेंस उत्तर प्रदेश की ऐसे पता चलती है कि वो जितना फैला था वो 16 महाजनपद, महाजनपद समझ लीजिए वो सेंटर्स जिसे कहते हैं ना आजकल, जो कैपिटल स्टेट्स होते हैं, जो बड़े स्टेट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं हर काफी चीजों के मायने से। तो उसमें से 8
उत्तर प्रदेश में थे। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स, मतलब मैं आपको ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि कैसे वो सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस हमेशा से था। तो ये हम काफी पीछे जा रहे हैं पोस्ट वैदिक एज में। और काफी धर्म के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट रहा उत्तर प्रदेश। बहुत सारे धर्म ने यहाँ पे शेप लिया। तो जब हम अभी की गंगा जमुनी तहजीब या इतनी आइडेंटिटीज एक साथ एक जगह पे रह रही हैं, ऑफ कोर्स उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉल आउट्स होते हैं, पर कैसे रह रही हैं उसको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना कि ऐसे बौद्ध धर्म जो अपने पीक पे पहुंचा, उसका काफी उत्तर प्रदेश में उसका जो फैला, वो उत्तर प्रदेश से फैला, उसको कहते हैं पालना, कहते हैं क्राइडल ऑफ गौतम बुद्धा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा उत्तर प्रदेश में गुजारा। कहते हैं कि जब उनकी मदर मतलब गौतम बुद्ध के साथ प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने घर से कोसला की तरफ जा रही थी और रास्ते में लुम्बिनी में फिर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन फिर उनकी माँ का देहांत हो गया और गौतम बुद्ध फिर यहाँ रहे। यहीं पे उन्होंने अपनी जो भी दीक्षा ली, जो भी इनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं, वो सारा जो उनके जो शेप हुआ गौतम बुद्ध का, वो उत्तर प्रदेश में हुआ। और कुशीनगर जो भी उत्तर प्रदेश में वो भी है, वहां पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो बौद्ध धर्म का काफी बड़ा सेंटर था। और ये इसकी जो इन्फ्लुएंस आप देखेंगे बहुत रिसेंट तक, जो आगे वाली स्लाइड्स में आपको देखेंगे कि कबीर हो गए, ये सब लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते गए। और आज भी लोग गौतम बुद्ध से, इनफैक्ट यहाँ पे जैसे मैं देखती हूँ, जैसे दो मुझे बड़े ब्रांड्स लगते हैं इंडिया के इन टर्म्स ऑफ, अगर हम पावर की बात करें, तो एक तो गांधी, मतलब आप विश्व में कहीं चले जाइए, एवरीबडी नोज गांधी। एंड गौतम बुद्ध, उनका उनकी जो इनलाइटनमेंट के बाद जो उन्होंने 8 वो फेजेस दिए, वो काफी यहाँ के लोगों को अपील करता है। तो वो ये खाली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या यूपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो ग्लोबल हो गया। तो दीज आर द टू, आई थिंक आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट। इसके साथ साथ बुद्धिज्म जैसे पीक कर रहा था, उसी हिसाब से जैनिज्म ने भी काफी इसका इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश में रहा। तो इनके जो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से 5 का जन्म अयोध्या में हुआ। तो अयोध्या का भी काफी आपको, मतलब अगर आप अयोध्या की हिस्ट्री में जाएं तो काफी सारा आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा, हिंदुइज्म ऑफ कोर्स, बट और भी धर्म से रिलेटेड। बनारस, अयोध्या, आई मीन अमेजिंग सिटीज। आप इनकी हिस्ट्री अगर आप देखिए तो आई मीन यू विल बी स्पेल बाउंड, आई थिंक, एंड फील वेरी प्राउड। तो अशोका ने काफी स्तूपा भी बनवाया अयोध्या में। और ये जो अशोक के लाट, जैसे हर कोई, मतलब इट्स द मोस्ट कॉमन सरकारी, अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो मोस्ट प्रोमिनेंट है, हर कोई इसको जानता है। ये भी अशोक पिलर जो साथ में है, बनारस के पास, वाराणसी या बनारस, अभी भी हम लोग बनारस ही कहते हैं। तो वहाँ के जो पिलर्स पे वो काफी चीजें इंस्क्राइब कर देते थे। तो इंस्क्रिप्शंस को बाद में डिकोड करके उस वक्त में क्या होता था उसकी जानकारी हमको मिलती है। तो उनके काफी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस यूपी में पाए जाते हैं, कौशाम्बी में, मेरठ में, कलासी जो काफी 2000 तक इंडिया का, यूपी का ही पार्ट था, अभी उत्तराखंड में है। तो उसी का एक ये बहुत बड़ा जो योगदान में मुझे लगता है सिग्निफिकेंस यूपी का ये भी है कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो भी यूपी के सारनाथ जो बनारस के पास है वहां से आता है। नहीं, अब एक सदस्य खा रहा है, दूसरा नहीं खाएगा। तो ये बात हुई हमारे रिलीजन के बारे में, बुद्धिज्म, जैनिज्म। लेकिन जो हिंदुइज्म या हिंदू का जो हिंदुइज्म एज अ रिलीजन को जो स्ट्रक्चर किया गया, वो गुप्ता एज में काफी इसको पीक किया गया। तो ये 3rd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी, 6th इस टाइम ये पीक पे रहा। तो गुप्ता एज में भी 2 हैं। तो जो गुप्ता एज 2 है, जिसमें चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त ये पाए जाते हैं। तो ये काफी, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो इस टाइम में हर फील्ड में काफी डेवलपमेंट हुआ, नॉट जस्ट स्पिरिचुअल या रिलीजियस टर्म्स में बात करें, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, हर फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज में काफी, इसको गोल्डन एज इसीलिए कहा जाता है और क्लासिकल एज ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। तो कालिदास इन्हीं के टाइम में उन्होंने अपना लिखना शुरू किया। एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा की अगर हम बात करें,
तो उनके जो कैलकुलेशंस थे वो भी इसी गुप्ता एज के टाइम से। तो ये हमें एक रेफरेंस पॉइंट देता है कि ये हम कितने पहले की बात कर रहे हैं, और तब ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे थे। और आई एम वेरी प्राउड कि इनका भी एपी सेंटर जो था, क्योंकि उन्होंने भी प्रयाग को अपना कैपिटल बनाया था। और उन्होंने, इसलिए यूपी का सिग्निफिकेंस इसमें काफी रहा। और जैसे इसमें आप मेरे स्लाइड में देख सकते हैं, ये 10 अवतार का टेम्पल है, ये झांसी से 100 किलोमीटर दूर है। तो ये 6th सेंचुरी में ये एक पेंटागन के शेप में ये मंदिर बना है। और ये अच्छा, ये लोग भगवान विष्णु से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। तो वो इनकी जो जो ज्यादातर जो चीजें हैं उसमें आप भगवान विष्णु का जो अवतार है उसके प्रतिमाएं आप पाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन पाएंगे। जैसे ये मंदिर भी उन्हीं के लिए है। पर इस मंदिर के अंदर काफी और भी, जैसे रामायण के काफी पैनल्स हैं, महाभारत के पैनल्स हैं। ये नीचे जो आप अगर फोटो देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु का है, ही इज बीइंग गार्डेड हियर। सो रिलीजन एज अ हिंदुइज्म को इन्होंने काफी स्ट्रक्चर करने की कोशिश करी। का महाभारत को लिखवाना, ये सब चीजें, ये सब काम जो है ये गुप्ता एज में हुआ, जिसका कैपिटल यूपी था। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे यूपी शेप हो रहा है एंशियंट टाइम से लेके। मच ऑफ इट इज बिकॉज वेयर इट इज लोकेटेड। तो ट्रेड के लिए गुप्ता एज ने वो जो सिल्क रूट हुआ करता था उसको भी काफी एक्सप्लॉइट किया, उसको यूज करा बाइजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर, इन सब से ट्रेड करने के लिए। तो है काफी पुरानी बात, बट जो चीजें अभी हो रही हैं आप देख सकते हैं, ज्यादातर चीजों को वो उस वक्त उस स्टेज में करते थे। उसी टाइम 2 स्कूल ऑफ आर्ट भी काफी प्रोमिनेंट हुए, जिसमें से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, दूसरा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो यूपी में था। ऑफ कोर्स ये तो मतलब यूपी की बात हो। और हिंदुइज्म के जो मोस्ट डिवोशनल या स्पिरिचुअल जो लोकेशंस हैं वो यूपी में है। तो अयोध्या, इट्स लैंड ऑफ अयोध्या पुत्र राम। महाभारत में जो मैंने थोड़ी पढ़ाई मेरठ पे भी करी है, तो मेरठ के पास ही हस्तिनापुर है। तो हम लोग कभी कभी ट्रिप पे जाया करते थे हस्तिनापुर। और वहां पे लोग बताते थे यहाँ पे एक जगह है, वहां पे वो अभी भी लाल है। तो ये सब चीजें देखी हैं। तो हस्तिनापुर, फिर मथुरा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि। तो मतलब ये तो अनपैरेलल्ड है। और अभी आफ्टर जब राम मंदिर बन गया है, तो अभी मुझे लगता है रिलीजियस टूरिज्म और रिलीजियस एपिसेंटर यूपी वापस फिर से बनने वाला है। तो ये अभी तक 3 रिलीजन का हम देख रहे हैं कि कैसे समन्वय होता रहा। दे मतलब दे को एग्जिस्टेड। तो जो गुप्ता एज थी उसमें कहा जाता है कि ऑल्दो बुद्धिज्म काफी प्रोमिनेंट था उस वक्त, काफी इन्फ्लुएंशियल था, लोग उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसको भी आगे बढ़ाया। उसके बाद अब हम 12th सेंचुरी के आसपास जब आते हैं, तो अब इस्लामिक रूलर्स भी आते हैं। और इन्होंने भी, मतलब यूजुअली हम सुनते हैं कि दिल्ली का सिग्निफिकेंस बहुत रहा है, और how it was the seat of power, or it said that Delhi was, you know, destroyed and was fought over many and many times over. लेकिन UP, I think it also pulled a lot of rulers in there. So 12th सेंचुरी में जब दिल्ली सल्तनत जो है, तो जो इल्तुतमिश थे उन्होंने बदायूं, ये बरेली के पास एक जगह है, उन्होंने उसको अपना कैपिटल बनाया 12th सेंचुरी में। फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के थे, इन्होंने जौनपुर और फिरोजाबाद, तो जो दोनों शहर हैं इन्होंने बसाए, इन्होंने बनाए स्क्रैच से। और जो बाबर का बेटा था हुमायूं, और उनकी जो शेरशाह सूरी से लड़ाई हुई थी वो भी यूपी में हुई थी, जिसमें 2 बार हुमायूं हार के चले गए थे। तो आई मीन आई थिंक आई एम एबल टू कम्युनिकेट कि कैसे एक, मतलब पूरा भारत की दिशा किस तरफ होगी, उसको यूपी एक्टिवली शेप करता आया है। और अभी क्योंकि पॉलिटिकल सेंस में लोग बात करते हैं, क्योंकि हम यूपी में सीट्स ज्यादा हैं, सो वी शेप who will be in power, who will not be in power. But what I want to say is कि this is something which is not new. This is something what UP has done through years. So जो religious consciousness है all over India है, उसको काफी कुछ यूपी ने शेप किया। अभी आप देख रहे हैं कि अब जब एक और रिलीजन आया है, एंड इट इज, अब ये कैसे फैलता है यूपी में, एंड फिर हम पहुंचेंगे कि जो
गंगा जमुना तवी तहजीब जो उसकी बात करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सब चीजें एक साथ ये एक पजल के जो हिस्से की तरह आके जुड़ते हैं और उससे कैसे ये मिल के बनता है। तो अकबर के 9 रत्न थे, हम लोग को सबको पता है। उसमें से 2 जो थे, तोडरमल, सीतापुर एक जगह है लखनऊ से 1.5-2 घंटे की दूरी पे, वो वहां के थे। बीरबल यूपी के थे। और अकबर ने, हालांकि नॉर्म था तब तक कि वो दिल्ली को, जो राजा लोग होते थे वो दिल्ली को अपना सीट बनाते थे, कैपिटल बनाते थे, वहां से वो गवर्न करते थे। काफी कोवेटेड या फॉट फॉर जगह थी दिल्ली, लोग उसके लिए लड़ना चाहते थे, वहीं रहना चाहते थे वहां के उस वक्त के राजा। पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना हेरिटेज, अपने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अपना शहर बनाया, वहां रहे, अपना कैपिटल बनाया, और वो अभी भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। So you see that the confluence of so many religions, so ultimately it became a melting pot of different beliefs. So a lot of people with very different beliefs started to living together. Not to say that it was always peaceful. UP have had its own share of violence, strife, competing for things in a violent way, but more or less people have lived in this way with different identities, different religious beliefs, uh, yeah, different cultures sometimes. But so अब 15th सेंचुरी की बात करें, मतलब यूपी की, क्योंकि जब मुझे लगता है कि बहुत सी जो चीजें मुझे बचपन से याद है उसमें कबीर के दोहे मुझे याद है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो भी हैं यहाँ पे उनको भी, मतलब पोएम वोएम पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, पर कबीर के दोहे ऐसे थे कि वो याद थे, तो मुझे लगा कि इनके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो 2 संत लोगों की बात करना चाहूंगी मैं, वेरी प्राउड टू से, बोथ फ्रॉम यूपी, संत कबीर और संत रविदास। और इनकी आइडेंटिटी, मतलब संत कबीर है जैसे, उनको ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमानों के थे या हिंदू के थे, मतलब इनफैक्ट जब उनकी डेथ हुई तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू था कि भाई उनका जो क्रियाक्रम हो वो किस हिसाब से किया, मुस्लिम बिलीफ्स की तरफ से किया जाए कि हिंदू बिलीफ्स के। तो आई थिंक इन लोगों की लाइफ, इट काइंड ऑफ लिव्स द यूपी दैट आई हैव लिव्ड फ्रॉम। सो मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, तीनों रिलीजन इनको बहुत मानते थे, और ये मुस्लिम कपल ने इनकी परवरिश करी थी। ये एक मुस्लिम घर में रहे बड़े थे, पर ये हिंदू भक्ति मूवमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। तो स्वामी रामानंद बनारस के पास, और बनारस अयोध्या, मतलब मैंने जो भी पढ़ा अभी आप लोगों से बात करने के लिए, बनारस अयोध्या इन 2 जगहों की abundant significance है in terms of cultural and social realities of उत्तर प्रदेश as we know now। तो इनके दोहे काफी पॉपुलर हैं, और इनकी जो बात थी वो काफी डिफरेंट थी। ये कहते थे कि भाई there can be one, anybody can take this path to spirituality, हर कोई अपना एक रास्ता चुन सकता है, एंड जो कोर है हर चीज का वो सेम है, oneness of God है, अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई है। So he kind of simplified things for people, and that's why he was loved, and that's why what he says resonate with lot of us। हम वो जो कहते हैं हमें लगता है हाँ सही कह रहे हैं, और वो एक हिंदू को भी लगता है, एक मुस्लिम को भी लगता है, एक सिख को भी लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी बात एकदम बेसिक जो रॉ ट्रूथ्स होते हैं लाइफ को, उन पे हिट करती है। उसी साथ संत रविदास, ये भी भक्ति मूवमेंट से में इन्वॉल्व थे, पर ये अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो आफ्टर संत कबीर ये आए। इनकी जो पोएम्स थी वो आदि ग्रंथ, जो कि सिखों का एक स्कल्पचर उसमें इंक्लूडेड है, और ये लोअर कास्ट के थे। तो इनके जो आप पोम्स देखेंगे उन सब में डिस्क्रिमिनेशन की बात, कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकते हैं, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे तो कैसी दुनिया होगी, हाउ वुड इट लुक लाइक, उस चीजों पे उन्होंने काफी कुछ लिखा है। अभी तो काफी पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन हुआ है रविदास जी का, मतलब जयंती होती है, छुट्टी मिलती है। आई थिंक इनके एक स्टैच्यू भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिवील किया था। तो आई मीन करंट जो कॉन्शियसनेस है, पीपल आर नोइंग, बट आई थिंक जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे। तो मैंने कुछ अपने फेवरेट संत कबीर के जो दोहे हैं वो यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसे पढ़ने के लिए रखे हैं कि
आई एम श्योर आप सबका कोई ना कोई फेवरेट जरूर होगा। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज विल मूव अहेड। किसी और को कोई ऐसा दोहा याद है कबीरदास का, अगर कोई शेयर करना चाहे? हेलो, दीप्ति बोल रही हूँ। हाँ जी एक दोहा मुझे याद आ रहा है। जी। अति का भला नहीं बोलना, अति की भली नहीं चूप, अति का भला नहीं बरसना और अति की भली नहीं धूप। आई मीन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। Is bad, yes, exactly. Yeah. So एक लाइन की वही मैं कहती हूँ कि उनकी जो दोहे थे, मतलब मुझे लगता है कि it is just magical कि how so many of us just remember it, isn't it? Yes, yes, exactly. Yeah. May Thank you so I much. say one? Yes, please, yes, please. निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन, निर्मल दिया सुहाए। इसका आप अगर जस्ट बता सके, मतलब सबको। He always says that जो पर्सन क्रिटिकल है, जो आपको क्रिटिक करता है, उसको अपने पास रख लीजिए, क्योंकि साबुन तो नहाने के बाद धोता है, और निंदक जो है वो आपको वैसे ही अंदर से बाहर तक साफ कर देता है जब वो आपकी निंदा करता है। Yeah, wonderful, isn't it? Thank you so much for sorry for interruptions. The irony is the youngsters in the group probably they do not know all this. So, so I couldn't stop myself, making that comment. Probably, yes. I think it just suggests that we need to be, they need Correct. more of a push, because I think ये दो लाइन में जो कहा है, इसी को आप कंडेंस पूरी बुक्स में जो यहाँ पे जो माइंडफुल लिविंग या वेलनेस या काफी कोचिंग टेक्निक्स जो इसे कहते हैं ना, उनकी पूरी साइंसेस बनी है। आई थिंक वो एक इनके दोहे पे कितना कुछ इन्होंने से गागर में सागर भरने वाली जो बात होती है वो। पर thank you so much for sharing and for that comment as well. And on that रविदास जी, सबसे अच्छा जो दोहा उनका है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। करेक्ट। हाँ, सही बात है करेक्ट। जी। लेकिन रविदास जी की पता नहीं आप में से कितनी ने, ये मैंने नहीं सुनी थी ये पोम उनकी, और आई एम श्योर ये ट्रांसलेटेड है, पर आई मीन आई फाउंड इट ब्यूटीफुल। तो उन्होंने, क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे, तो ऑफ कोर्स ही मस्ट नॉट बी हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंसेस। पहले बिफोर गोइंग टू दिस, जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने कबीरदास जी के बारे में नहीं पढ़ा है, वो स्ट्रांगली सजेस्ट गो एंड रीड। अभी वो थोड़ा सा आपको आइडलाइज्ड लगे इस एज में, थोड़ा सा लगे कि ज्ञान है, पर वाकई में ज्ञान है। आई मीन गोइंग फॉरवर्ड आई एम श्योर यू कैन लर्न एंड रिफ्लेक्ट अ लॉट फ्रॉम व्हाट ही सेड। My wife was reciting one doha. Can you please, Mamta, because this will, it's very simple and very practical. करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। Yes. So that means, Thank you. Yeah, repeated बच्चों को पढ़ने के टाइम में बोलते थे कि ऐसा ये दोहा है, आप बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको वो बिल्कुल पक्का याद होगा। जी। और एक वो भी याद है जो एक काफी कॉमन था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, इन्हीं का था, पता नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यस मैम, इन्हीं का था। पंखी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो सही बात है। अगर आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, और जो ये इंस्टाग्राम की जो जनरेशन है, so you see all those flashy things, right? You scroll through, somebody is buying this new fancy car, somebody is buying this huge bungalow. But if you see what good it is serving to any of the people of the wider world, unless they are doing something. So, वो जो आजकल के भी टाइम में, after say 700 years, 800 years, is still relevant. So, thank you for sharing, everybody. And तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पोएम जो है, मैं से मूव करती हूँ, तो ये बेगमपुरा करके है। आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ रिसर्च इन फैक्ट, कि बहुत सारे पेपर्स लिखे गए जस्ट ऑन दिस पोएम ऑफ रविदास जी। तो ये एक आइडियल जगह को इमेजिन कर रहे हैं। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे कहते हैं ना, एक सॉन्ग भी है बॉलीवुड का कि एक ऐसी जगह हम बसाएं जहाँ गम भी ना हो और
I don't remember all of it, but something, तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे ना कोई टैक्स हो, जिसको ना कोई गम हो, ना sorrow हो. Take a minute to read it if you can. हाँ, जो आप सॉन्ग कह रहे हैं वो ये है ना, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार प्यार चले। मिले. तो दोनों चीजें काफी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है, बट आई कैन, अगर आप इसको पढ़िए तो उनकी जो एस्पिरेशन थी, एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड व्हाई ही नेम्ड इट बेगमपुरा, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस पोएम बाय हिदास. आई थिंक जो सोशल जस्टिस है, या जितने इतने रेवोल्यूशंस और मूवमेंट्स चलते रहते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस जो बात करते हैं, आई थिंक अगर उसका एक अल्टीमेट हम लोग कहें कि हाउ वुड इट लुक लाइक, आई थिंक इट वुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, जिसमें कोई भी, जो रिच हैं लोग सिक्योर हैं, कोई इनसिक्योर नहीं है दूसरे से, कोई दूसरा नहीं है, कोई अदर नहीं है, कोई तीसरा नहीं है, सब एक हैं. सो आई थिंक काफी होपफुल पोएम है. हमें कभी कभी लगता है थोड़ी आइडियलाइज लग सकती है आज के जो भी हालात हैं, जो भी वक्त है, बट इट जस्ट gives a good sense कि, although I hope this would have been a reality, nothing like that, but yeah, I just wanted to share this with you all. तो अब now इस सारे context के बाद, I think because मैं लखनऊ के पास की जगह से हूँ, तो of course, as I have said many times before in this talk, that I have lived through these times, although अभी के context में I don't know how much of this still prevails, but this has been my experience, this has been my reality. तो मेरे लिए काफी मुश्किल होता है इस चीज से ट्यून आउट करना, क्योंकि मेरे पड़ोसी, I mean, they have always been, शायद एक सिर्फ पड़ोसी हमारा मुस्लिम था, बाकी सब हिंदू. तो I mean, अगर कहें तो लोग कहेंगे एक बॉलीवुड मूवी टाइप की बात है, बट दैट हैज बीन माय रियलिटी. सो वी कैन गो टू ईच अदर हाउस, जस्ट रन इनटू ईच अदर्स हाउस. होली में हम लोग ऐसे, इस वक्त ना आंटी मेरी घर के सामने जो रहती हैं, वो पापड़ बना रही होती थी, सो वी वुड गो एंड पील दोस पोटैटोज एंड थिंग्स लाइक दैट. सो या, so it's Awadhi phrase, and it's a distinctive syncretive Hindu-Muslim culture fused in spiritual connotation, form, symbols, aesthetics, crafts and weaves. जैसे कश्मीरी मुस्लिम्स बहुत सारे दुर्गा माता के पैटर्न्स के कारपेट्स बनाते थे. मुस्लिम स्कल्पचर्स दशहरे के टाइम दुर्गा आइडल्स बनाते हैं. बहुत सारे हिंदू क्राफ्ट्समैन अभी भी शायद लखनऊ में मुहर्रम के ताजिए बनाते हैं. और नवाब ऑफ अवध जो थे, उन्होंने काफी इसको पुश किया, इसको नॉट जस्ट दे pushed it as a policy, I think they lived it. तो होली का सेलिब्रेशन लखनऊ में काफी प्रोमिनेंट हुआ करता था. इनफैक्ट बड़ा मंगल, आई एम नॉट श्योर कितनी और जगह में लोगों को, मतलब यूपी के अलावा या लखनऊ के अलावा इतना प्रोमिनेंट है, पर अभी भी हनुमान मंदिर जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास है, वहाँ का बड़ा मंगल everybody joins in. I mean, वहाँ का एक बूंदी का प्रसाद मिलता है. I mean, it's fabulous. So yeah, I mean, मुहर्रम प्रोसेशन, बहुत से हिंदू उस ताजिया रखते हैं, जो वो निकलती थी उसकी, वो जुलूस में उसके साथ जाते हैं. सो ये एक तरह से कल्चर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट दे दिया. अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट की तरफ अगर चलते हैं, तो उसमें भी यूपी का काफी, आई मीन, हमारा जो सेशन है वही 45 मिनट्स का है, तो फॉर प्रैक्टिकल रीजंस इट्स नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट एवरीथिंग. बट जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, मतलब मैंने सिर्फ छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि इट जस्ट pushes the whole reality and kinds of encapsulates what we stand for. So उसको push करते मैंने बस वो points add किए. So this is not a historical account या एक कभी कभी आपको order भी इधर उधर लिखे मिलेगा, पर basically the important, the gems of our history की first war of independence मेरठ से हुई, और 1857, और of course mutiny crush कर दी गई. पर आई थिंक पहली बार जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, क्योंकि उस वक्त ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू नो कि वो अलग अलग, मतलब एक आइडेंटिटी इंडिया की एज सच नहीं थी. तो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके अलग मोटिवेशंस थे. जो रिच पीपल थे वो मोस्टली दे यूज्ड टू वर्क विद ब्रिटिश, उनके अपने इंटरेस्ट थे. एवरीबडी, लाइक इट हैपेंस इन द वर्ल्ड, राइट, एवरीबडी वांट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट. वो तब भी होता था. तो आई थिंक जो पहला स्पार्क ऑफ दिस यूनिटी था, वो वेरी प्राउड टू से यूपी से शुरू हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857.
और मेरठ से हुआ। और अवध जो है, 1 साल पहले 1856 में उन्होंने अवध को कंक्वेस्ट करके जो यहाँ के नवाब थे उनको एक्सपेल कर दिया था। उनको एक पेंशन वगैरह देके उनसे कहा था आप बंगाल में जाके रहिए। तो ये सब चीजों का रिजेंटमेंट था लोगों में, और दैट्स व्हाई पीपल, एंड उनकी जो पिचिंग मुस्लिम्स वर्सेस हिंदूज की जो पॉलिसीज थी, ये सब एक ट्रिगर की तरह यूज हुई। और मेजर सेंटर ऑफ जो अपराइजिंग्स थे वो लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, ये सारे उत्तर प्रदेश में हैं। ये कुछ कुछ जो उस टाइम के लीडर्स थे, सारे नहीं है ऑफ कोर्स। सो ये झलकारी बाई लास्ट में जो हैं, इनके बारे में भी I think not so much known as, of course, Rani Lakshmi Bai, but yeah, she fought alongside Rani Lakshmi Bai. She was she was Dalit woman as far as I know, but she worked very closely. She was very trained in as a warrior. She was very brave, and she looked very much like Rani Lakshmi Bai. तो मंगल पांडे, ये इधर सबसे लेफ्ट में आप देख रहे हैं बेगम हजरत महल. शी वाज द वाइफ ऑफ द Nawab of Awadh, and she stayed in Lucknow, Awadh, and she fought the Britishers. And she not just fought, she kind of mobilized people. So wo mobilization jo tha, I mean, of course, rebellion was crushed. Most of these people either fled to other places. For example, Begum Hazrat Mahal fled to Nepal. She had to flee. Some of them were killed. Rani Lakshmi Bai was killed. Nana Sahib, he led a major rebellion in Kanpur. So in fact, it's very interesting कि जब मैं यहाँ ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, वहाँ पे एक इंडिया के ऊपर एक वो था, एग्जीबिशन था. तो आई वाज वेरी इंट्रिग्ड, लेट मी सी कि ये क्या बताते हैं कि इनके एग्जीबिशंस में व्हाट ट्रुथ आर दे टेलिंग, बिकॉज फॉर मी आई नो कि they were the people who were killing us, so they were the people who were looting us. So मैं जब इनके उस एग्जीबिशन में गई, तो रेबिलियन ऑफ कानपुर के ऊपर, जो कानपुर अभी का जो कानपुर है, तब उसको कानपुर कहते थे, तो उसकी एक फोटो थी. वो एक घाट थी जहां से वो कुछ लोगों को, मतलब ब्रिटिशर्स, दे वांटेड टू फ्ली बट दे कुड नॉट, एंड दे वर किल्ड. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, वुमेन, men and children were killed in there, and it was kind of a massacre. So that made Britishers really violent. उसके बाद जो उन्होंने repression किया, I mean, they killed many, and they started using more violent techniques. So it's interesting कि जो हमारे लिए freedom movement था, मतलब हम लोग इसकी बात करते हैं how it was a symbol of the courage, पर उनके लिए इस kind of, जो यहाँ पे मैंने म्यूजियम में देखा, they were kind of it was used to tell that the even Britishers suffered there, and how then they, you know. तो एक ट्रुथ के कितने, एक ही जो हैपनिंग है, उसको आप किस तरफ हैं, उसको आप एक चीज को किस तरह से देख सकते हैं. जैसे उसको मुझे याद आया कि इसके बारे में मैंने वहां पे एक फोटो जो मैंने एग्जीबिशन में देखी थी. So these are some of the early freedom fighters from the state of UP. अब पाथ ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा 1857 हुआ, क्रश हो गया, सो अगले 40-50 साल कुछ कुछ चीजें होती रही, पर जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट ने जो इसे कहते हैं स्ट्राइड्स लेना, तेजी से बढ़ना, वो 1910s में हुआ, क्योंकि इसी के बाद, इसी सेंचुरी में गांधी केम बैक, एंड I mean, he took the reins. He started to mobilize people. He started to unite people. He kind of became the symbol of India's protest, India's independence movement. पर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ था. ये काफी सिग्निफिकेंट है, ऑल्दो इसके ऑफ कोर्स डाउन साइड्स भी रहे, पर जो इनका एक कहते नहीं गरम फ्रीडम मूवमेंट के हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, एंड देन देयर वर सम मॉडरेट्स. Extremists, I don't know, I do not agree with the word, but there are people who believed that we cannot get freedom just by non-violent means. When we need to take arms, do whatever we can to just get the freedom. So Tilak was leading this section, and 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ, इसमें दोनों सेक्शंस का एक काइंड ऑफ यूनिटी हुई. सो दे काइंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एडमिट करा इस एक्सट्रीमिस्ट, सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन को,
और इसी 1910s में ही बहुत सारे पेजेंट मूवमेंट्स भी हुए। तो जो भी हम जो रिफॉर्म्स देखते हैं ना, कंट्री वाइड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी मूवमेंट, लैंड ओनरशिप में चेंजेस, टैक्सेस में चेंजेस, उसका भी एपिसेंटर यूपी रहा है। सो ऑल्दो entire India has benefited from that, but like Kisan Sabha movement, unity movement, land reforms, all these things happened in Uttar Pradesh. And then पूर्ण स्वराज की जो मांग करी गई वो 1921 में अहमदाबाद सेशन में करी गई। तो इसको जो लीड कर रहे थे स्वामी कुमारानंद के साथ हजरत मोहानी, वो भी उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया। सो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस जो हमारी ये पूरी स्टोरी में फिट हो रहे हैं, a lot of important bits, that's what I'm trying to say, is lot of the critical bits came from Uttar Pradesh. उसके बाद चौड़ी चौड़ा 1922, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने ही कॉल्ड ऑफ बिकॉज इट टर्न वायलेंट। और आई मीन ये गोरखपुर के पास एक जगह है चौड़ी चौड़ा, जहाँ पे people were protesting and policemen they fired and then they set fire to a police station। 20-22 पुलिसमैन, ब्रिटिश पुलिसमैन की मौत होती है, जिसके बाद गांधी जी ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। चौड़ी चौड़ा इज अगेन इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब अनाउंस होता है, मतलब they said that enough is enough। अब जब हम लोग लखनऊ पैक्ट की बात कर रहे हैं 1916, इसका कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, मतलब वर्ल्ड वॉर हो रही है, तो उसके भी क्योंकि ब्रिटिश इन्वॉल्व है तो उसके फाइनेंशियल रिपरकशंस भी हम इंडियंस को देखने पड़ रहे हैं उस वक्त, क्योंकि बहुत सारी भुखमरी है, गरीबी है, क्योंकि काफी रिसोर्सेस ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश जो पावर है वो रूट कर रही थी हमारे रिसोर्सेस को अपनी वॉर में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना भी जरूरी है कि हाउ वी वर ट्राइंग टू, एक इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट था वो हमारे एंगस्ट, हमारे मूवमेंट को फीड कर रहा था। फिर 1942 में पता है आपको क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस हुआ, जिसके बाद बलिया में, ऐसे कहते हैं बागी बलिया, ये बलिया भी उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे रेबल्स ने एक ट्रेजरी पे अटैक किया और इस रेबिलियन अगेन यूपी में शुरू हुआ। पुलिस और अटैक पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और काफी जगह उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और कुछ कांग्रेस के प्रिजनर्स थे यूपी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेल में, तो उन्होंने बोला इनको, मतलब दे काइंड ऑफ held the government to ransom and they asked them कि भैया इनको आप रिलीज करिए, and the jail authorities actually released them, and then government, British government को और force mobilize करनी पड़ी बाकी part of India से, and they actually crushed the rebellion। But still, I mean, if like जब हम freedom movement after 200 years की बात करते हैं तो it's not zero sum game। तो ये although most of these rebellions were killed, were kind of repressed and brutally, but all of this pushed largest consciousness of the people। So कहते नहीं कि हार में भी जीत, so a lot of people died but it kind of fed the combined consciousness of the people of India। ये काकोरी ट्रेन, सो क्योंकि ये लखनऊ के पास है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर अबाउट दिस। काकोरी के कबाब भी बहुत फेमस हैं, पर ये ट्रेन रॉबरी हुई थी एक 1925 में। सो ये भी, सो काकोरी उन्नाव के पास पड़ता है। अगर हम लोग दिल्ली से उधर जाते हैं तो कभी कभी आउटर में ट्रेन रुक जाती है तो काकोरी के पास से गुजरती है। तो ये अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल की जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल हैं, काफी पॉपुलर। राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, इसी के पार्ट, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे उसी के पार्ट चंद्रशेखर आजाद थे। तो ऑलमोस्ट 10-15 लोगों ने मिलके इसको प्लान किया था। इसमें इनका ट्रेजरी का कुछ सामान, पैसे, ये सब चीजें जा रही थी। मोस्टली ट्रेन खाली थी, सो दे डिसाइडेड दैट दे विल just rob it, take the stuff, because they thought that it belongs to us, it's our money। तो ये काकोरी कांड काफी पॉपुलर उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद हालांकि most of them were captured। चंद्रशेखर आजाद was not captured but they were all were hanged। So इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपना केस खुद लड़ा था। He represented himself in the courts, other people were represented by other lawyers, but sadly all of them were hanged to death। तो इसके बाद ऑफ कोर्स क्योंकि हमने 1942 की बात करी, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड देन ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश लेफ्ट, एंड जो हमारा
Uttar Pradesh of now was taking form. So just to wrap it, अभी के context में इसको अभी के context में अगर इसे सम अप करने की कोशिश करें कि कहते हैं ना दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है. सो हु रूल्स उत्तर प्रदेश, आई मीन हु इन द यूजुअली अभी ऐसा होता है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज थी लाइक एसपी एंड बीएसपी, दे प्राइमरली हैड द प्रेजेंस इन उत्तर प्रदेश एंड बट इन द लोकसभा इलेक्शन में जिसके उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट आएंगे बिकॉज दे हैव अ ह्यूज चंक 80 सीट्स, वो दिल्ली पे राज करता है. तो हम उत्तर प्रदेश से ही अनसरप्राइजिंगली राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो लॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, इन सब लोग मतलब अपनी अपनी सीट्स छोड़ के दे ट्राई टू फाइट फ्रॉम उत्तर प्रदेश सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ अदर सीट्स. 14 प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से गए. सो पिछले साल में, पिछले जितने भी हमारे जो साल इतने जर्नी है इंडिया की, 60 years the prime minister has been from Uttar Pradesh, which is brilliant. So most number of seats, greater political significance, and interestingly, Prime Minister Modi, so when he came to power in 2014, I think everybody knows. So just to saying it, to stress on the significance of Uttar Pradesh, that he loves Gujarat, 3 times the chief minister of Gujarat, chose another seat to fight for. From where? Uttar Pradesh. Next election comes, he had to leave one seat. He leaves Gujarat, he stays in Uttar Pradesh. Just again speaks to the amazing significance of the state and how it still is. Although, I mean, 2019, the election was done and dusted before it was fought. People knew, I mean, that Prime Minister Modi or BJP is coming back to power, but he would have won. I'm just wanting to say that he would have won no matter if he would have fought from Gujarat or Banaras, but it still speaks to the significance and the importance of the state that he chose to stay from Varanasi. I think so. I mean, 100% that he'll again fight from Varanasi again. So continues to be one of the most strategic state. काफी identity based politics का hub रहा है. Socialism, caste assertion. So politically जो caste based politics है वो यूपी में shape हुई. Religious based politics, हिंदुत्व जो है काफी उसके रूट्स जो हैं यूपी में, इट हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स बट काफी कुछ आपको यूपी में कंसंट्रेटेड मिलेगा. अभी की बात करें, देयर इज लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग, although sadly it remains one of the poorest states with so much of population. There's so much still remains to be done, but still there are shoots of positivities. There are highways, industries, Noida, Lucknow, these are all hub of IT companies that are coming up. And of course, you get it as the 2-time chief minister, and he continues to serve. So to end it, ये कुछ photos हैं. I hope ज़्यादातर को आप recognize कर सके. मुझे जो लोग मतलब जिनकी चीजों से मैं जो influence लगता है, उनकी जो मुझे पसंद है उनको मैंने ऐसे choose करा है. Yes, so just to end, so just to tell the breadth of experiences, breadth of contribution that UP brings, from literature to politics to music to music and science and everything. So yes, just to end it here, I think we are good on time, Abhishek. Yes, ma'am. Thank you. अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी तक के सेशन में, जो भी आपके दिमाग में आए होंगे देखते हुए. जी. My daughter Please ask if you have. Nidhi here from London. Okay. That's nice. आप बोलो इंट्रोड्यूस कहाँ है? हेलो आप मैं सॉरी मैं लेट आई थी सेशन में, काम से लेट घर पहुंची. पर मैंने बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, ये जो कुछ भी आपने कहा, और ज्योतिका जी ने एक बहुत अच्छा एक सीरीज एक शुरू करी है. थैंक यू ज्योतिका जी, आप हमेशा मुझे इनवाइट भेजती हैं. आई एम ग्रेटफुल. तो जोया, आप, मुझे पापा ने बताया आप भी लंदन में ही हैं, तो आप अगर लिंक्डइन पे हैं तो हम लोग कनेक्ट करते हैं. कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. I can drop my email to you, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, but you can find me with my name. Yes.
परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, आई डिड नॉट कैच योर नेम, कैन यू प्लीज से इट मेरा अगेन? नाम निधि शर्मा है। विधि, और ओके। जैसे सक्षम भारती और रोजगार समिति काम करती है, उस तरह से मैं भी कुछ एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। हमारे देश की महिलाएं और बच्चे कैसे सुरक्षित हो सके, जितने लोगों के साथ जुड़ के काम हो सकता है वो करने की कोशिश कर रही हूँ। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू। सो आपका ये काम, आप रहते यूके में हो, पर आप इंडिया में काम करते हैं कैसे, मतलब मैं हाँ, मैं इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही काम करती हूँ। और आखिरी साल में 2-3 बार जितना पॉसिबल हो सके, बाकी रिमोटली करती हूँ। और वहीं पे फंडरेज या अवेयरनेस जनरेशन करना है उनकी। इंटरेस्टिंगली मैं भी यहाँ यूके के चैरिटी सेक्टर से ही, मतलब इंडिया में तो मैंने एमसीआरसी से पढ़ाई करी, तो जर्नलिज्म में थी, पर यहाँ पे मैंने प्राइमरली, मतलब आई एम वर्किंग विद चैरिटीज, सो हाउसिंग चैरिटी डाउन साउथ नियर ब्राइटन। तो इंटरेस्टिंग, आई थिंक अ लॉट ऑफ व्हाट वी डू कैन क्रॉस ओवर। थैंक यू। बढ़िया, थैंक यू सो मच। और लोगों को भी क्वेश्चन पूछना हो ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी। I think we have overrun the session by a few minutes. So, अगर किसी और को कुछ और नहीं कहना है, तो I just want to say, अगर किसी और को कुछ कहना है, then, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा देर हो रहा होगा इंडिया में। Just to say thank you so very much. इतना Thank you. डिफिकल्ट, इतना वास्ट टॉपिक आपने छोटे से मिनट्स में जिस तरह से कवर किया, तो जो सर ने कहा था गागर में सागर, सच में आपने बना दिया। और Thank you. मतलब वी आर रियली tried. थ्रिल्ड। ये Thank और लंबा हो जाता तो वी आर रेडी टू अटेंड। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, Manish. That's really encouraging. So, मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बहुत सी चीजें ऑफ कोर्स थी जो मतलब मुझे नहीं आती थी। आई एम नॉट अ हिस्ट्री स्टूडेंट, but it was a good opportunity for me to just connect again to my roots and just see roots, how far they have been in the past. So thank you. आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, सो ऐसा करते हैं। No worries. प्लीज Thank आप you. सभी अपनी एक वीडियोस एक बार ओपन कर लीजिए, ताकि रिकॉर्ड के लिए हम एक साथ में फोटो ले सकें। जी। बिग क्विक। I just want to say thank you society as well as Jyotika aunty. I mean, एक कहावत है, just to end it, कि to teach a man to, just give a man a fish and he or she will eat for a day, and teach them to fish, they will eat for a lifetime. I think it kind of just hits the nail on what she's trying to do, just make so many people able. So financial independence, skill based जो competence होती है, it's unparalleled, and उससे जो confidence आता है, it cannot be matched. आपके पास बहुत सारी degrees हो सकती हैं, but once you have the experience of actually doing things, I think there's nothing like it. And thank you for doing what you do. थैंक यू मैम फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आई थिंक काफी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया कि हर तरीके से, चाहे रिलीजियस पर से हो, चाहे हिस्टोरिकली हो, कैसे यूपी इवॉल्व हुआ और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको दे सकते हैं। सो थैंक यू मैम। लेट्स कम टू द प्रिंसिपल मास्टर ऑफ दिस मीटिंग। I'd like to invite now our president, Zoya Rasul ma'am, who is by profession Supreme Court lawyer and former member of National Environment Commission. Over to you. Yeah, so thank you very much, Abhishek and Zoya. You made it so much interesting. It was so full of knowledge. I have taken down the notes, but like I was finding myself incapable. Then I thought that you'll share this PPT with us. तो हम I love to, yeah. बहुत ही अच्छा था, मतलब शब्द कम है कहने के लिए। और आखिर में जो तुम्हारी जो लास्ट स्लाइड थी, वो सब आपने, मतलब एक मेरे जैसे इंसान के लिए प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, लाल बहादुर शास्त्री, बिस्मिल्लाह खान और बच्चन और आपका राम मनोहर लोहिया, एक समाजवाद की इतनी बड़ी नींव रखने वाले, मायावती, इतने सारे लोगों को एक आपने उसमें दिया डिस्प्ले में। मतलब हम जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आज हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, बिकॉज जस्टिस इज नॉट पॉसिबल, इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल अंटिल सब लोगों के पास साधन, जो तुमने बोला कि वो साधन उपलब्ध हो कि वो अपने आप को बेहतर बना सके।
तो वो जो हम सब नाम हम अपना एक ऐसा शो रख सकते हैं कि जैसे अभी हमने राज्यों की बात की, तो लीडर्स ऑफ इंडिया, अगर हम वैरायटी ऐसा इकट्ठा करें तो आपने वो 8 नामों में बहुत बड़ी, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा। और मायावती का भी राजनीतिक तौर पे बहुत एक उस जमाने में महिला का मुख्यमंत्री बनना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का एक बहुत बड़ी बात है। महादेवी वर्मा, तब साहित्य, राजनीति सबका एक समावेश, और बहुत अच्छा वो था। और जैसे मैंने बताया कि सक्षम रोजगार सोसाइटी, तुमने बहुत छोटे से शब्दों में बोला कि एक किसी को मछली दे देना और किसी को ये सिखाना कि मछली कैसे पकड़ी जाती है, तो रोजगार सोसाइटी वही इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात करता है। और इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन स्किल में आती है, एजुकेशन ट्रेनिंग में आती है, पर सीखना, मतलब हम कहीं भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जहां भी जाते हैं तो हम वहां से कुछ अपेक्षा करते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ऐसे बेहतर होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, मतलब और मेरे विचार यही कहता है कि सब कुछ सबको जो प्राप्त होता है वो विद्यालयों से, शिक्षा के केंद्रों से, शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग वो आपको देती है। उसी से आप मंदिर, गुरुद्वारे में भी जाने की जो क्षमता आपकी बनती है वो उस शिक्षा के माध्यम से ही बनती है। तो अंबेडकर ने भी यही कहा कि एजुकेशन इज द वे टू प्रोग्रेस इन लाइफ एंड स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड एंड बिकम द लॉयल लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब वही वाली बात कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। और जो गुरु, ये जो दोहों की जब बात आई, कबीर का तुमने बोला, तो वो मैंने दोहा शेयर भी किया, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। मैंने बड़ी इनफॉर्मली एजुकेशन बोला कि एजुकेशन से धर्म मिलता है, तो वही बात यहाँ आती है कि जो है गुरु आपको गोविंद से मिलाते हैं। और मतलब हम ऐसा सोचा नहीं था कि हम इस तरह की बातें करेंगे, मिलेंगे इस स्तर पर, ऐसी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन होगी। बहुत बहुत सभी का, सबने जो ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपेक्षा कर, अगली बार जो हमारा सेशन है वो एक मणिपुर पे है और एक केरल पे है, तो उसको हम वहीं के लोगों से आपके साथ लेकर आएंगे। तो 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। और इसके साथ अभिषेक, आपको ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am, for your comments, and I'd like to invite Sanju Saini for a vote of thanks. Good evening, everyone. I am Sanju Saini. On behalf of Saksham Rozgar Society, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest speaker, Ms. Zoya Rasul, for enlightening us with their profound insight on the topic of Uttar Pradesh. Through this session, we have gained a deeper understanding of Uttar Pradesh, rich culture, heritage, historical significance, and its pivotal role in shaping India's social political landscape. The detailed analysis provided by Zoya ma'am has not only broadened our knowledge but also inspired us to appreciate the diversity and variety of this magnificent state. Once again, thank you, ma'am, for your invaluable contribution to today's session. Your passion and expertise have truly made this gathering a memorable and enlightening experience for all of us. Special thank you for being a wonderful audience today. Your attentiveness and engagement have truly made this event special. We appreciate your participation and enthusiasm in learning more about the fascinating topic of Uttar Pradesh. We hope that you leave with newfound knowledge and insights. Last but not least, I want to acknowledge our president of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, who despite her very busy schedule, she conducted the series of Bharat Ek Khoj. Thank you once again for your time and attention. We'll look forward to see you at a future events. Wishing you a very good night. Thank you. Thank you for joining this session, और आप सभी से मिलते हैं भारत एक खोज के एक नई यात्रा में, नेक्स्ट सेशन में. So good night. अगले शनिवार, नेक्स्ट अगले शनिवार.
at 9 Thank p.m. you everybody for joining, for staying. It was late, but thank you so much. It was a pleasure, absolute pleasure. Thank you everybody. Thank you, Abhishek. Thank you, Zoya. Thank you very much. Thank you, Bye. ma'am. Good night. Bye.